1 मई 2026 को भारतीय शेयर बाजार बंद थे, लेकिन दुनिया भर के बाजार खुले हुए थे और ग्लोबल मार्केट का मूड काफी पॉजिटिव नजर आया। खासकर अमेरिकी बाजारों की मजबूती ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाने का काम किया। पिछली रात अमेरिकी बाजार शानदार तेजी के साथ बंद हुए थे। डाउ जोन्स करीब 1.62% ऊपर बंद हुआ, जबकि नैस्डैक कंपोजिट भी लगभग 0.89% की बढ़त के साथ क्लोज हुआ, जिससे टेक शेयरों में मजबूती साफ दिखी। अमेरिकी बाजारों की इस तेजी का असर गिफ्ट निफ्टी पर भी देखने को मिला। सुबह के समय गिफ्ट निफ्टी करीब 24,350 तक पहुंच गया था, जो भारतीय बाजार के लिए काफी मजबूत संकेत माना जा रहा था। S&P 500 ने पहली बार 7,200 का स्तर पार करते हुए नया इतिहास बनाया और 7,209.01 पर बंद हुआ। वहीं नैस्डैक कंपोजिट ने भी नया रिकॉर्ड बनाया, जिससे साफ संकेत मिला कि टेक और AI शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी अभी भी बनी हुई है। शाम तक थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली, लेकिन इसके बावजूद गिफ्ट निफ्टी लगभग 24,205 के आसपास बना रहा, यानी पिछले कारोबारी दिन के निफ्टी 50 क्लोजिंग से करीब 200 से ज्यादा अंक ऊपर ट्रेड कर रहा था। डाउ जोन्स फ्यूचर्स भी सुबह के समय हल्की तेजी में ट्रेड कर रहे थे। इसका मतलब ये माना जा रहा था कि अमेरिकी बाजारों में अगली ओपनिंग भी पॉजिटिव रह सकती है। दूसरी तरफ नैस्डैक फ्यूचर्स में थोड़ी कमजोरी दिखी और ये हल्की गिरावट में ट्रेड करता नजर आया, यानी टेक शेयरों में निवेशक थोड़ा सतर्क भी दिखाई दिए। इस पूरी तेजी में सबसे बड़ा योगदान एप्पल के शानदार नतीजों का रहा। कंपनी का मुनाफा और आमदनी दोनों उम्मीद से बेहतर रहे, जिसके बाद आफ्टर मार्केट ट्रेडिंग में एप्पल के शेयर 2% से ज्यादा चढ़ गए। हालांकि आईफोन की बिक्री अनुमान से थोड़ी कमजोर रही, लेकिन बाकी बिजनेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। कैटरपिलर जैसी बड़ी कंपनियों के मजबूत नतीजों ने भी बाजार को सपोर्ट दिया। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की बात करें तो पहली तिमाही में GDP ग्रोथ 2% रही। ये पिछली तिमाही के 0.5% से बेहतर जरूर है, लेकिन बाजार की 2.2% वाली उम्मीद से थोड़ी कम रही। एशियाई बाजारों की बात करें तो ज्यादातर खुले बाजारों में अच्छा माहौल देखने को मिला। जापान के कई बड़े इंडेक्स जैसे टॉपिक्स और निकाई में मजबूती रही, जिसे एशियाई निवेशकों का भरोसा दिखा। चीन, हांगकांग, साउथ कोरिया और भारत जैसे कई बड़े बाजार छुट्टी की वजह से बंद थे। इसके बावजूद जो बाजार खुले थे उनमें पॉजिटिव सेंटिमेंट बना रहा। ऑस्ट्रेलिया का बाजार भी मजबूती के साथ बंद हुआ और वहां के ज्यादातर इंडेक्स बढ़त में रहे। वहीं न्यूजीलैंड मार्केट में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। इस बीच सबसे बड़ा ड्रामा क्रूड ऑयल मार्केट में देखने को मिला। ईरान को लेकर बढ़ते तनाव के बीच खबर आई कि अमेरिकी सेना संभावित कार्रवाई को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ कर सकती है। इस खबर के बाद ब्रेंट क्रूड अचानक उछलकर $126 प्रति बैरल तक पहुंच गया, लेकिन बाद में कीमतों में कुछ नरमी आई और ब्रेंट क्रूड गिरकर करीब $114 प्रति बैरल पर आ गया। तेल की कीमतों में इतना तेज उतार चढ़ाव ये दिखाता है कि बाजार में अनिश्चितता तो काफी है, लेकिन फिलहाल निवेशक पूरी तरह घबराए नहीं हैं। बाजार की सबसे बड़ी चिंता फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव बना हुआ है। निवेशक हर छोटी खबर पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि इसका सीधा असर ऑयल प्राइस और ग्लोबल मार्केट पर पड़ रहा है। अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से बयान आया कि अमेरिका फिलहाल ईरान के साथ युद्ध की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि कोशिश सिर्फ शांति स्थापित करने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की है। इस बयान के बाद बाजार ने राहत की सांस ली और निवेशकों ने इसे पॉजिटिव तरीके से लिया। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी की सैन्य तैयारी को लेकर भी खबरें सामने आईं। रिपोर्ट्स में कहा गया कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नए स्ट्राइक प्लान्स पर चर्चा की है। खबर ये भी आई कि बड़ी मात्रा में हथियार और सैन्य सामग्री इजराइल भेजी गई है। इससे बाजार में ये चिंता बढ़ी कि अगर तनाव और बढ़ा तो स्थिति ज्यादा गंभीर हो सकती है। अमेरिका एक तरफ शांति की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सैन्य तैयारी भी जारी है। इसी वजह से ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता बनी हुई है और निवेशक हर अपडेट पर नजर रख रहे हैं। ईरान की तरफ से भी कड़ा बयान सामने आया। ईरान ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका दोबारा सैन्य कार्रवाई करता है तो जवाब काफी लंबा और दर्दनाक हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार संभावित हमलों में पावर प्लांट, ब्रिज, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट हो सकते हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल बाजार में डर और राहत दोनों तरह की खबरें साथ साथ चल रही हैं। कभी शांति की उम्मीद वाली खबर आती है तो कभी सैन्य कार्रवाई की संभावना वाली अपडेट सामने आ जाती है। भारतीय निवेशकों के लिए फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि बाजार अभी 2 दिन और बंद रहेंगे। ऐसे में सोमवार को बाजार खुलने तक ग्लोबल माहौल किस तरफ जाता है, ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। टेक्निकल एनालिस्ट मिलन वैष्णव का मानना है कि अगले हफ्ते निफ्टी 50 करीब 27,700 के सपोर्ट लेवल को बचाने की कोशिश कर सकता है, यानी बाजार में गिरावट आने पर यह स्तर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सोमवार को सिर्फ ग्लोबल खबरें ही नहीं बल्कि भारत के राजनीतिक घटनाक्रम पर भी बाजार की नजर रहेगी। खासकर वेस्ट बंगाल चुनाव को लेकर काफी चर्चा हो रही है क्योंकि वहां का माहौल इस बार काफी अनिश्चित माना जा रहा है। कई राज्यों में चुनाव हुए हैं लेकिन बाजार की नजर खास तौर पर वेस्ट बंगाल के नतीजों पर है। निवेशकों को लग रहा है कि वहां का राजनीतिक परिणाम बाजार की सेंटिमेंट। अप्रैल 2026 में भारत का जीएसटी कलेक्शन 8.7% बढ़कर रिकॉर्ड 2.42 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। ये दिखाता है कि नए वित्त वर्ष की शुरुआत सरकार के टैक्स कलेक्शन के लिहाज से काफ़ी मजबूत रही है। हालांकि इसमें मार्च एंड की बिजनेस एक्टिविटी का भी बड़ा योगदान रहा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हर साल मार्च में कंपनियां ज़्यादा बिक्री, स्टॉक क्लियरेंस और बुक क्लोजिंग करती हैं, जिसका असर अप्रैल के जीएसटी डेटा में दिखाई देता है। यानी ये सिर्फ एक बार की तेज़ी नहीं बल्कि एक सीजनल पैटर्न भी माना जा रहा है। फिलहाल अप्रैल के आंकड़े काफ़ी मजबूत जरूर दिख रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले महीनों में जीएसटी कलेक्शन की रफ्तार थोड़ी सामान्य हो सकती है, क्योंकि अप्रैल में हमेशा वित्त वर्ष खत्म होने के बाद अतिरिक्त बिजनेस एक्टिविटी का फायदा देखने को मिलता है। अप्रैल 2026 में भारत के पैसेंजर व्हीकल बाजार में थोड़ी ठंडक देखने को मिली। कुल इंडस्ट्री डिस्पैच मार्च के 4.43 लाख यूनिट से घटकर करीब 3.98 लाख यूनिट्स रह गई, जिससे साफ संकेत मिला कि वित्त वर्ष खत्म होने के बाद मांग में सामान्य कमजोरी आई है। मारुति सुजुकी बाजार में नंबर 1 बनी रही, लेकिन कंपनी की बिक्री भी मार्च के मुकाबले घटकर 1.58 लाख यूनिट्स पर आ गई। वहीं टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ह्यूंडई, टोयोटा और किया जैसी बड़ी कंपनियों में भी महीने दर महीने कमजोरी देखने को मिली, जिससे पूरे ऑटो सेक्टर पर दबाव नजर आया। दूसरी तरफ ईवी सेगमेंट अभी भी मजबूत बना हुआ है। अप्रैल में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री करीब 22,677 यूनिट्स रही, जो मार्च के मुकाबले सिर्फ हल्की कम रही। टाटा मोटर्स ईवी सेगमेंट में सबसे आगे रही, जबकि एमजी मोटर और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने मजबूत प्रदर्शन किया। वहीं मारुति सुजुकी और विनफास्ट की ईवी बिक्री में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल तनाव अब ऑटो सेक्टर के लिए नई चिंता बनता दिख रहा है। अगर कच्चे तेल, बैटरी मटेरियल या सेमीकंडक्टर सप्लाई में दिक्कत आती है तो कंपनियों की लागत और प्रोडक्शन दोनों प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि अगर पेट्रोल डीजल महंगे रहते हैं तो इससे ईवी अपनाने की रफ्तार और तेज हो सकती है। हियो मोटोकॉर्प ने वित्त वर्ष 2027 की शानदार शुरुआत की है। अप्रैल 2026 में कंपनी की कुल बिक्री 85% बढ़कर 5.66 लाख यूनिट्स पहुंच गई, जो दिखाता है कि दो पहिया वाहनों की मांग तेजी से मजबूत हो रही है। कंपनी का आईसीई सेगमेंट महामारी के बाद अप्रैल महीने का सबसे बेहतर प्रदर्शन देने में सफल रहा। कंपनी के स्कूटर और मोटरसाइकिल दोनों सेगमेंट में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। स्कूटर बिक्री 19,000 यूनिट से बढ़कर 64,000 के पार पहुंच गई, जबकि बाइक बिक्री भी 75% से ज्यादा बढ़ी। वहीं हीरो मोटोकॉर्प का इलेक्ट्रिक ब्रांड वीडा भी 129% की मजबूत ग्रोथ के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अप्रैल 2026 में मजबूत सेल्स ग्रोथ दर्ज की है। कंपनी की कुल बिक्री 14% बढ़कर 94,627 यूनिट्स पहुंच गई, जहां पैसेंजर व्हीकल बिक्री 8% बढ़कर 56,331 यूनिट्स रही। इससे साफ है कि कंपनी की एसयूवी और ऑटो सेगमेंट में कंपनी की मांग अभी भी मजबूत बनी हुई है। कंपनी के ट्रैक्टर बिजनेस ने सबसे ज्यादा मजबूती दिखाई, जहां बिक्री 21% बढ़कर 48,411 यूनिट्स पहुंच गई। वहीं एक्सपोर्ट्स में भी 47% की जबरदस्त उछाल देखने को मिली। हालांकि मजबूत सेल्स के बावजूद इस साल अब तक महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर करीब 18% गिर चुका है और स्टॉक पर दबाव बना हुआ है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने अप्रैल 2026 में मजबूत बिक्री दर्ज की है। कंपनी की कुल पैसेंजर व्हीकल बिक्री 31% बढ़कर 59,701 यूनिट्स पहुंच गई, जबकि घरेलू बाजार में बिक्री 30.5% की तेजी के साथ 59,000 यूनिट्स रही। इससे साफ है कि कंपनी की एसयूवी और पैसेंजर व्हीकल्स की मांग मजबूत बनी हुई है। कंपनी के इंटरनेशनल मार्केट में भी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, जहां बिक्री 110% से ज्यादा बढ़ी। वहीं ईवी वाहन क्षेत्र में टाटा मोटर्स ने 72% की तेज ग्रोथ दर्ज की और ईवी बिक्री 9,150 यूनिट्स तक पहुंच गई, जिससे ईवी मार्केट में कंपनी की मजबूत पकड़ फिर से साफ दिखाई दी। ओला इलेक्ट्रिक ने अप्रैल 2026 में मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया है। कंपनी के रजिस्ट्रेशंस बढ़कर 12,146 यूनिट्स पहुंच गए, जो मार्च के मुकाबले करीब 20% ज्यादा है। खास बात ये रही कि ये ग्रोथ ऐसे समय आई जब पूरे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इंडस्ट्री में 22% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। कंपनी की रोडस्टर एक्स इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे बड़े बाजारों में अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। साथ ही ओला के 4680 भारत सेल आधारित प्रोडक्ट्स की मांग भी बढ़ रही है।
IDBI बैंक के शेयर में हाल ही में गिरावट देखने को मिली थी क्योंकि खबर आई थी कि बैंक की बिक्री प्रक्रिया अटक सकती है। लेकिन अब सरकारी सूत्रों ने साफ किया है कि बैंक का डिसइन्वेस्टमेंट पूरी तरह ट्रैक पर है और सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना को आगे बढ़ा रही है। सूत्रों के मुताबिक IDBI बैंक का प्रदर्शन मुनाफा, डिपॉजिट, एसेट क्वालिटी और कासा जैसे सभी अहम पैरामीटर्स पर मजबूत बना हुआ है। सरकार फिलहाल सभी विकल्प खुले रखे हुए है ताकि सही समय और बेहतर वैल्यूएशन पर डील पूरी की जा सके, जिससे आने वाले समय में स्टॉक में हलचल बढ़ सकती है। संद्रम फास्टनर्स ने चौथी तिमाही में मजबूत नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 30% बढ़कर 161 करोड़ रुपए पहुंच गया और आय भी 11% बढ़कर 1693 करोड़ रुपए रही। EBITDA में 14% की बढ़त और 15% का स्थिर मार्जिन ये दिखाता है कि कंपनी लागत दबाव के बावजूद अपनी ऑपरेशनल मजबूती बनाए रखने में सफल रही। हालांकि स्टॉक अभी भी लंबी अवधि में दबाव में बना हुआ है। SIS लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है, जहां कंपनी का पैट 28% और रेवेन्यू 31% बढ़ा। सिक्योरिटी सॉल्यूशंस बिजनेस में मजबूत मांग, बेहतर बैलेंस शीट और 250 करोड़ रुपए के डिविडेंड और बायबैक के बाद मैनेजमेंट को उम्मीद है कि आने वाला समय कंपनी के लिए बड़ा ग्रोथ फेज साबित हो सकता है। इंडियन ह्यूम पाइप को महाराष्ट्र के बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 2253 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। ये ऑर्डर जॉइंट वेंचर के जरिए मिले हैं, जिनमें कंपनी की हिस्सेदारी अलग अलग प्रोजेक्ट्स में तय की गई है। कंपनी को जलगांव के ताप्ती इरिगेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और सतारा के महाराष्ट्र कृष्ण वैली डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से प्रोजेक्ट मिले हैं। इन प्रोजेक्ट्स को अगले 48 महीनों में पूरा करना होगा। 1 मई 2026 को भारतीय बाजार भले ही बंद थे, लेकिन सरकार ने महीने के पहले ही दिन महंगाई से जुड़ा बड़ा झटका दे दिया। सबसे बड़ी खबर रही कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी, जिसका असर सीधे कई बिजनेस सेक्टर्स पर पड़ सकता है। सरकार ने 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में करीब 1000 रुपए तक की बड़ी बढ़ोतरी कर दी है। ये वही नीले रंग वाला सिलेंडर होता है जिसका इस्तेमाल होटल, रेस्टोरेंट और छोटे बिजनेस में सबसे ज्यादा होता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में भी कमर्शियल सिलेंडर के दाम तेजी से बढ़े हैं। यानी ये बढ़ोतरी सिर्फ किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में लागू हुई है। अच्छी बात ये रही कि घरों में इस्तेमाल होने वाले 14 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि अगर ईंधन की कीमतें भी बढ़ जाती तो उसका असर सीधे शेयर बाजार और आम लोगों दोनों पर ज्यादा गंभीर होता। 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है। ये सिलेंडर आमतौर पर चाय की दुकान, छोटे फूड स्टॉल और सड़क किनारे ठेले वाले इस्तेमाल करते हैं। यानी कुल मिलाकर 2 चीजें महंगी हुई हैं, 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर और 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर। सबसे बड़ा असर अब रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर पड़ सकता है, क्योंकि होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट पूरी तरह कमर्शियल सिलेंडर पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में उनकी लागत सीधा बढ़ जाएगी। बाहर खाना खाने वाले लोगों को आने वाले समय में ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। QSR यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट कंपनियों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। इसमें जुबिलेंट फूड वर्क्स, देवयानी इंटरनेशनल, वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड, रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया और सफायर फूड्स जैसी कंपनियां शामिल हैं। पिज्जा हट, KFC, बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड्स और बारबेक्यू नेशन जैसे बड़े ब्रांड्स के लिए भी ये लागत बढ़ाने वाली खबर मानी जा रही है। हालांकि बड़ा असर तुरंत आएगा या धीरे धीरे, ये आने वाले नतीजों में साफ होगा। होटल और रिजॉर्ट इंडस्ट्री के लिए भी ये अच्छी खबर नहीं है। फूड डिलीवरी सेक्टर पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि जब रेस्टोरेंट की लागत बढ़ेगी तो ऑनलाइन फूड की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। पहले से ही स्विगी और जोमेटो पर मिलने वाला खाना ऑफलाइन रेस्टोरेंट के मुकाबले महंगा पड़ता है। अब कमर्शियल गैस महंगी होने से ये अंतर और बढ़ सकता है। सिरामिक और टाइल्स इंडस्ट्री भी इस खबर से प्रभावित हो सकती है, क्योंकि इन सेक्टर्स में गैस का इस्तेमाल प्रोडक्शन प्रोसेस में काफी ज्यादा होता है। स्टील और कुछ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में भी गैस की जरूरत पड़ती है, इसलिए वहां लागत बढ़ने का असर धीरे धीरे देखने को मिल सकता है। फर्टिलाइजर सेक्टर ज्यादा नेचुरल गैस पर निर्भर रहता है, लेकिन मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से इस सेक्टर पर भी निवेशकों की नजर बनी रहेगी। कुछ सेक्टर्स को इस माहौल से फायदा भी मिल सकता है, जैसे इंडक्शन कुकर और किचन अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनियों में मांग बढ़ने की संभावना बन सकती है। इलेक्ट्रिक किचन अप्लायंसेस की बिक्री बढ़ सकती है। IGL, MGL और अडानी ग्रुप की गैस कंपनियों पर निवेशकों की नजर रह सकती है। अगर LPG महंगी होती रही तो PNG को ज्यादा किफायती विकल्प माना जा सकता है। कुल मिलाकर मई महीने की शुरुआत महंगाई के बड़े संकेत के साथ हुई है।
मार्च तिमाही के नतीजों में कई कंपनियों ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। खास बात ये रही कि जिन कंपनियों के मुनाफे में तेज उछाल आया, उन्हीं के शेयरों ने पिछले एक साल में निवेशकों को शानदार रिटर्न दिए हैं, जिससे बाजार में मजबूत कमाई वाली कंपनियों पर भरोसा बढ़ता दिख रहा है। बजाज कंज्यूमर ने मार्च 2026 तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा 108% बढ़कर 64 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि आय में भी 31% की मजबूत बढ़त दर्ज हुई। इसी मजबूत प्रदर्शन की वजह से पिछले एक साल में शेयर 166 रुपए से बढ़कर 451 रुपए तक पहुंच गया और निवेशकों के लिए मल्टी बैगर साबित हुआ। आरबीएल बैंक के नतीजों में भी जबरदस्त सुधार देखने को मिला। बैंक का मुनाफा 69 करोड़ रुपए से बढ़कर 230 करोड़ रुपए पहुंच गया, यानी करीब 230% की तेज उछाल दर्ज हुई। मजबूत कमाई के चलते पिछले एक साल में स्टॉक भी करीब 67% चढ़कर 200 रुपए से 337 रुपए तक पहुंच गया। नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल ने मार्च तिमाही में दमदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का मुनाफा 95 करोड़ रुपए से बढ़कर 213 करोड़ रुपए पहुंच गया, यानी करीब 124% की ग्रोथ देखने को मिली। मजबूत बिजनेस ग्रोथ के चलते पिछले एक साल में शेयर भी 50% से ज्यादा उछला है। चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने भी शानदार नतीजों से निवेशकों को चौंका दिया है। कंपनी का मुनाफा 450 करोड़ रुपए से बढ़कर 1400 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया, यानी 200% से ज्यादा की तेज बढ़त दर्ज हुई। इसी के साथ स्टॉक ने भी पिछले एक साल में करीब 85% का मजबूत रिटर्न दिया है। काजेरिया सिरामिक्स के नतीजों में भी बड़ी तेजी देखने को मिली। कंपनी का शुद्ध लाभ 67 करोड़ रुपए से बढ़कर 156 करोड़ रुपए पहुंच गया, यानी करीब 133% की ग्रोथ दर्ज हुई। वहीं मजबूत प्रदर्शन के चलते शेयर भी पिछले एक साल में 804 रुपए से बढ़कर 1191 रुपए तक